हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आपको मेंस वाला फंडामेंटल वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब उसके ऊपर बिल्ड करके अब हम समझेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं फॉर स्पेशल केसेस। एंड अगर थोड़े स्पेशल केसेस ना भी हो तो भी इंटीग्रल कैलकुलस के साथ आप कैसे निकाल सकते हो उसका अच्छा आइडिया आ जाना चाहिए इसके बाद। ओके देखिए यार, मतलब इवेंचुअली ना जैसा भी हो, चाहे वो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हो, इंटीग्रल कैलकुलस हमेशा लग जाता है। बस दिक्कत यही है कि हमारे लिए फॉर्मूले जो है ना, मतलब इतने ज्यादा आसानी से अनफोल्ड होते नहीं जब इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन अगर यार कोन हो जहां पे हमें पता है सिमेट्री किसके अराउंड होती है, उसके एक्सिस के अराउंड, या फिर आई डोंट नो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए, हेमिस्फीयर भी ले लीजिए, तो उसमें भी जो एक रेडियस से पास होने वाला, सॉरी अपने सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस है, दैट विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से है। उस सिमेट्रिकल एक्सिस से हमें मतलब सिस्टम को समझना है कि हम उससे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न टू एक्सप्लॉइट द सिमेट्रीज ऑफ द सिस्टम। उसी से दुनिया चलती है यार। मतलब एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स, दिस इज फॉर लिटरली एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब आप ऐसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, ठीक है, कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, मेरे एक्स ख्याल है ऑन सम पर्टिकुलर पॉलिसी, अगर मेरा एक इंजीनियरिंग का फ्रेंड है उसके भी इसी तरह के ख्याल है, और मैंने 10-12 लोगों के बारे में मतलब सर्वेस किए मैंने, ठीक है, तो अब हमारा कास्ट अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, रीजन अलग होगा, अलग अलग स्टेट से होंगे, लेकिन अगर कुछ थॉट्स ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक्स सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं सिमेट्री का फंडा आ चुका है कि मतलब एक तरह से इंजीनियरिंग वाले लोग इस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यार फ्लैट अर्थ के बारे में मैं अगर बात करूं, ठीक है, जो भी साइंस बैकग्राउंड का बंदा है वो तो जानता है कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज ग्लोब, इट्स अ स्फीयर। लेकिन अगर इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड से बाहर जाए ना लोग, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो फ्लैट अर्थ में यकीन रखते हैं। मतलब उनका मानना है कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क की तरह है या फिर एक फ्लैट पेज की तरह, प्लेन की तरह है वो, जो कि बकवास है। एज साइंस स्टूडेंट्स हमें लगता है वो बकवास है, बट दिस इज लाइक अ वेरी पॉपुलर थ्योरी, ठीक है। एनीवेयर मैं बहुत ज्यादा आई थिंक डाइग्रेस कर चुका हूं। व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू लर्न टू एक्सप्लॉइट, अंडरस्टैंड एंड यूज द सिमेट्रीज ऑफ द सिस्टम। एंड उसी सिमेट्रीज को हम यूज करके ये वाला टॉपिक समझेंगे काफी आसानी से। ओके चलो यार, सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है हम, अगर हमें एक फ्रैक्शन ऑफ अ रिंग दिया जाए तो, ठीक है। अब आप समझिए, ठीक है, सबसे पहले अब अगर मान के चलिए मेरे पास कोई ऐसी रिंग होगी, ठीक है, इस तरह की कोई रिंग होगी, तो हमें रिंग का तो पता है मेरे भाई कि कैसा फंडा काम करता है। रिंग में तो एकदम सेंटर जो है ना, सेंटर इज आवर सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास कुछ ऐसा फंडा हो, ओ हो, ऐसा कुछ तो हो, ठीक है। फिर और थोड़ा सा काट देते हैं, इस टाइप का हो सकता है सिस्टम यार। तो अब ऐसे केस में जहां पे लेट से, ओ भाई साहब क्या कर दिया मैंने अभी तक यही चल रहा है क्या? चलो पेन यूज करना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, अब ये ऐसा सिस्टम हो, मतलब एक रिंग है, उसका बस फ्रैक्शन हो हमारे पास, उसका बस एक फ्रैक्शन हो, तब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपको यहां पे समझना है कि अगर ये ऐसा है तो बेसिकली मैं इतना तो कह सकता हूं कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस। मतलब लेट से मान के चलिए ऐसा कोई है, ठीक है, लेट से एक मैं एक्सिस बना लेता हूं जो इस तरह से है कि यहां पे और यहां पे इक्वल एंगल बना लेती है। जैसे मान के चलिए अल्फा बाय टू ऐसे बोल दीजिए। तो अब इतना तो कह सकते हैं ना कि इस एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा या यहां कहीं पे भी लाई कर सकता है, लेकिन एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मेरे भाई? क्योंकि ऊपर भी उतना मास है, नीचे भी उतना ही मास है। तो इसका मतलब है कि अब y तो डिसाइड हो चुका है कि एक इस एक्सिस पे लाई करेगा। ये एक्सिस कैसे बनाई मैंने? ये एक्सिस इस तरह से बनाई कि ये अल्फा बाय टू एंगल यहां से बनाता है, अल्फा बाय टू एंगल यहां से, मतलब इक्वल एंगल अबाउट दिस एक्सिस बनाता है। समझ आ गया? सिमेट्री, एक्सप्लॉइटिंग द सिमेट्री। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे यार, वो अब हम समझते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? आई होप यू आर रेडी फॉर इट। तो अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, क्योंकि ये
मुश्किल है यार, इतने छोटे से चीज इसमें समझना मुश्किल है। तो अब मैं इसको हो बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। अब एक्सिस को मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं यार, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए हमें, ठीक है। ये हमारी एक्सिस है, ओके, ऑल राइट। ये हो गया सेंटर सी, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं ये, देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। मैं एक रैंडम एक ये ले रहा हूं, एक रैंडम एंगल थीटा, एक रैंडम एंगल थीटा, ठीक है, विच हैज दिस डीएम मास एलिमेंट, छोटा सा एक मास एलिमेंट मैंने ले लिया है। अब ये एंगल जो सबटेंड करता है वो डी थीटा है। समझ आ गया आपको? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो डीएम मास एलिमेंट है, इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ डी थीटा। गॉट इट? अब मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अब यहां पे इसका एक्स एक्सिस या फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए जरा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, समझिए। अगर मैं इसको सेंटर को मैं 0 0 मान लेता हूं, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए मुझे जरा, निकाल सकते हो या नहीं आप? ये डिस्टेंस निकाल सकते हो या नहीं? अरे बहुत आसान है मेरे भाई यार, अगर ये r है, इफ दिस इज द रेडियस, तो दिस विल बी r cos थीटा ना यार, दिस इज r cos थीटा। So that means dm mass element which is at an angle of theta with this axis of symmetry, it is at a distance of r cos theta from our origin और center या जो भी बोलते इसको, मतलब ये मैं इसको रेफरेंस मान के चल रहा हूं। So समझ आ रहा है आपको? मैं यहां पे लिख भी देता हूं वर्ड्स में ये वाला चीज, dm is at x is equal to r cos theta from c। अब हम निकालते कैसे हैं सेंटर ऑफ मास मेरे भाई? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होता है वो हम कुछ इस तरह से बोल देते हैं, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। इंटीग्रल बताइए x dm अपॉन इंटीग्रल dm, where x is the position of dm, x जो है that is x coordinate और distance from our reference, this is x, और ये distance किसका है? dm का, dm का। got it? perfect। अब आप मुझे एक बात बताइए, x जो है और dm जो है, these are two different variables, बट लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम कैसे करते हैं मेरे भाई? हम x को इन द फॉर्म ऑफ m लिखते हैं या m को इन द फॉर्म ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे m x को इन द फॉर्म ऑफ m लिखने से अच्छा है m को इन द फॉर्म ऑफ x लिखते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। या कैसे करें? या x और m दोनों को छोड़ दीजिए, थीटा के फॉर्म में सब कुछ कर दीजिए, इवन बेटर, इवन बेटर। ओके, सो अब मैं बताता हूं आपको मैं कैसे थीटा के फॉर्म में x को भी और m को भी कैसे ला सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये है हमारा एक आर्क, एक फ्रैक्शन ऑफ अ रिंग, ठीक है। अब इसका पूरे का मास कितना है मेरे भाई? इस पूरे का मास है m, पूरे का मास है m, और इसका जो लेंथ है वो कितना है मेरे भाई? इट इज इक्वल टू r टाइम्स 2 अल्फा, वेयर दिस इज अल्फा। मैंने समझ आ गया ना आपको अल्फा क्या कह रहा हूं मैं? ये है अल्फा, कैसे दिखाऊं यार, ये हो गया अल्फा, ये भी हो गया अल्फा, मतलब हाफ एंगल जो है वो अल्फा है पूरा, मतलब एंड टू एंड का एंगल है 2 अल्फा। सो दिस एंड का एंगल विद एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अल्फा एंड दिस एंड का भी एंगल विद एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अल्फा, अल्फा अल्फा, और ये पूरा है 2 अल्फा। सो अगर ये आर्क जो है 2 अल्फा एंगल सबटेंड करता है विद द सेंटर, तो क्या हो गया यार? इसका लेंथ r टाइम्स 2 अल्फा, एंगल टाइम्स रेडियस, यही तो होता है ना आर्क लेंथ। सो दैट मींस यहां पे मैं लिख दूंगा r टाइम्स ऑफ 2 अल्फा। गॉट इट? परफेक्ट। इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे क्या बोलते हैं यार हम लोग? लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक बोला ना जाए कि यहाँ पे मास डेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तब तक हम इसको सेम मान सकते हैं और हम मानेंगे। सो दैट मींस मास पर यूनिट लेंथ फॉर दिस एंटायर रिंग विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ फॉर दिस मास एलिमेंट। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू dm अपॉन, अब इसका लेंथ कितना होगा? ये जो मास एलिमेंट है उसका लेंथ क्या हो जाएगा?
radius times angle subtended by this mass element, that is equal to r times d theta. So that means dm हो गया, अब ये r और r को आप काट दीजिए और भी आसान हो गया आपके लिए. So इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि dm इज इक्वल टू m अपॉन 2 अल्फा d थीटा. समझ आ गया आपको यार? इसे हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है. लेकिन अब x को भी इन द फॉर्म ऑफ थीटा लिखना हम जान लेते हैं. अब ये कैसा लिखा हमने, देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा है लिखा है. यहां से तो x और थीटा के बीच में हम ये निकाल सकते हैं, x और थीटा से dx और d थीटा के बीच का भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे मेरे भाई, बताता हूं मैं. अरे इतना आसान है यार, इसमें डरना भी नहीं है हमें बिल्कुल भी. ये देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस r sin थीटा d थीटा. अरे वाह 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 वाह, मतलब dx भी इन द फॉर्म ऑफ d थीटा आ गया है, dm भी इन द फॉर्म ऑफ d थीटा आ चुका है. इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे भाई? गॉट इट? सो अब आप इससे x का वैल्यू निकाल सकते हो, x का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो. x का क्या मतलब, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फ्रॉम दिस सेंटर, ये निकाल सकते हो c. राइट, ये c जो है सेंटर ऑफ दिस आर्क है, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम दिस c विल बी इक्वल टू दिस x, जो कि हम निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग dx फॉर दिस एंड dm फॉर दिस. ठीक है, समझ आएगा आपको? परफेक्ट. तो ये पहले लिख दो यार इक्वेशन. सॉल्व उसको हम अगले पेज पे कर देंगे, अगले स्लाइड पे कर देंगे. लेकिन अभी के लिए dm इसमें डाल दो, x इसके डाल के खत्म कर दो चीजों को थोड़ा सा आसानी से. ठीक है, समझ आ रहा है आपको मेरी बात? ओके, x इज इक्वल टू इंटीग्रल, x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा. ठीक है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये. और dm का वैल्यू क्या है, m अपॉन 2 अल्फा d थीटा. तो ये भी मैं डाल देता हूँ, m अपॉन 2 अल्फा d थीटा. ये इंटीग्रल x dm ये हो चुका है अपॉन इंटीग्रल dm. अब इंटीग्रल dm में क्या होता है मेरे भाई, इट इज नथिंग बट कैपिटल M, मतलब पूरे इसका मास ये पूछ रहे हैं. इंटीग्रल dm विल बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ रिंग. सो मैं इसको हटा के सिंपली लिख देता हूं कैपिटल M. वाह 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 वाह. अब इससे फायदा क्या हो गया यार, M और M कट चुका है मेरे भाई. कटा या नहीं कटा? बहुत आसानी से कट गया. परफेक्ट. अब ये इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं. x इज इक्वल टू क्या था यार, ये इंटीग्रल r cos थीटा अपॉन 2 अल्फा d थीटा. इंटीग्रल r cos थीटा अपॉन 2 अल्फा d थीटा अपॉन क्या था यार, कुछ नहीं बचा ना, नीचे तो सब कुछ कट गया. अरे इतना ही है, अपॉन लिखने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे. कोई बात नहीं. समझ आ रही है आपको? यहां तक समझ आ गई चीज? परफेक्ट. अब आप मुझे एक बात बताइए, जो थीटा है वो एंगल कहां से कहां तक वैरी करता है? थीटा वैरीज फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा. सो दैट मीन्स मैं यहां पे लिमिट जो है इसके, अरे माइनस थीटा से प्लस थीटा नहीं, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा यार, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा. मतलब समझ आ रहा है ना आपको? ये थीटा जो एंगल है, मतलब हम एकदम जो नीचे वाला एकदम लोअर एक्सट्रीमिटी यहां से शुरू करते हैं, तो एंगल क्या है, माइनस अल्फा. प्लीज आप ऐसे मत बोलना कि सर एंगल तो नेगेटिव नहीं हो सकता. अरे मेरे भाई यहाँ पे रेफरेंस की तरह देखो ना, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री. हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं. सो उस वजह से याद रखिए आप, अगर आप यहाँ पे अल्फा टू अल्फा बोल दोगे तो जीरो हो जाएगा ना. अगर ये जीरो हो गया तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे, मतलब सेंटर ऑफ दिस आर्क पे ही सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. ये क्या बकवास है? ऐसे नहीं होता. माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा आपने लिखना है. गॉट इट? मतलब अगर सपोज हमारा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसके नीचे से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारा जो लोअर लिमिट होगा वो माइनस में होगा, और बाद में ऊपर जा रहे हैं तो अपर लिमिट प्लस में होगा. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई ये हो गया माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा. अब इसको सॉल्व करना है, फिजिक्स खत्म मैथ्स शुरू. ठीक है, अब r और 2 अल्फा ये कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लो आप. ठीक है, r अपॉन 2 अल्फा इंटीग्रल cos थीटा d थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा. अब cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा. खत्म बात. अरे मेरे भाई इतना आसान है क्या ये? हम तो डरते थे, हम ये सोच के डरते थे कि अरे भाई क्या होता है इसमें, इतने आसान सी चीजें तो है यार इसमें, क्यों ही डरना. गॉट इट?
अब यहां से हम कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ रिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग, मतलब ये है सेंटर हमारा, ठीक है। इससे कितना डिस्टेंस होगा हम अब निकलने वाला है। अब इसे लिखते हैं r/2 अल्फा, इसको सॉल्व कर दो, ये साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा। तो साइन ऑफ माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। सो ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो रहा है यार, ये लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। r/2 अल्फा टाइम्स ऑफ 2 साइन अल्फा, गॉट इट। सो ये और ये कट चुका है। सो दैट मीन्स यहां से x हो जाता है r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। रिमेंबर दिस, यहां पे हम ये कहते हैं कि अल्फा इज हाफ एंगल। हाफ एंगल का मतलब पता है ना, मैंने बता भी था आपको, अभी अभी बताया था, 5 मिनट पहले बताया था मैंने। हाफ एंगल का क्या मतलब है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ एक्सट्रीम्स क्या एंगल बनाते हैं, अल्फा और अल्फा। ये वाला देखिए, अल्फा और अल्फा इस तरह से, समझ आ गया आपको। सो उस वजह से मैंने अल्फा जो है मैंने वो हाफ एंगल माना है। सो उस वजह से ये कुछ इस तरह से आया है, आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। लेकिन अगर मैं एंगल अल्फा को इस तरह से डिफाइन कर दूं कि अल्फा इज द एंगल फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम, मतलब मैं इसको पूरी तरह से मैं इसको अल्फा की तरह डिफाइन कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाफ एंगल उस केस में अल्फा/2 हो जाएगा ना। सो उस केस में आप आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा को आर साइन अल्फा/2 अपॉन अल्फा/2 की तरह लिख दोगे, जो कि ये हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, मतलब ये आप ऐसे मत बोलना कि भैया आपने तो ये गलत कर दिया, ये ऐसा यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और आपने अगले स्लाइड पे आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा डिराइव किया। समझिए डिफरेंस को, ठीक है, समझिए डिफरेंसेस को। मैंने क्या करा है यहाँ पे, ये जो है ना अल्फा, कोई और रंग ले लेता हूं यार मैं, समझिए अच्छे से समझिए मेरे ये डिफरेंसेस को, ठीक है। ये कौन सा कलर लूं यार, हाँ ठीक है। यहां पे समझिए अल्फा इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर सी। मतलब ये जब अल्फा लिख रहा हूं मैं, तो ये यहां से यहां तक का ये एंगल बोल रहा हूं, लेकिन जब मैंने ये डेरिवेशन किया तो मैंने अल्फा को हाफ एंगल की तरह डिस्क्राइब करा था। सो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं यार। इवेंचुअली मैं इसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं मैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू टोटल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा, हाफ एंगल बिकम्स इक्वल टू अल्फा/2। तो उस केस में फिर हमारा डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इन दैट केस, मतलब इन दैट पर्टिकुलर केस, समझिए डिफरेंस को समझिए, ठीक है। तो इस केस में हो जाता है आर साइन अल्फा/2 अपॉन अल्फा/2। इसको मैं एक बॉक्स में ही लिख देता हूं, वरना आप कंफ्यूज होते रह जाओगे। एंड इस तरह से ये डिराइव हो चुका है, गॉट इट। अब यार आप मुझे एक बात बताइए, अगर सेमी सर्कल होगा, मतलब जो हमारा रिंग है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ रिंग इज अ सेमी सर्कल, मतलब आधा रिंग है ये हमारे पास। कहां गया यार, खुल जा पिछला साइड यार, खुल क्यों नहीं रहा। हाँ ये देखिए, अगर मैं इसको सेमी सर्कल कर देता हूं, तो उस केस में आप बताइए हाफ एंगल क्या हो जाएगा, और चलो एंगल सबटेंडेड बाय द रिंग क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 180 डिग्री ना है यार एंगल पूरा सबटेंडेड, वो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। हम पाई में हमें रेडियन में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू पाई हो जाता है, दैट इज जब सेमी सर्कल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर साइन पाई/2 अपॉन पाई/2। सो दैट मीन्स, और साइन पाई/2 क्या होता है, साइन 180/2, मतलब साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। सो ये हो जाएगा r टाइम्स 1 अपॉन पाई/2। अब ये नीचे का जो है ये 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2r बाय पाई हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई फॉर अ सेमी सर्कुलर रिंग, हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है x is equal to 2r by pi. This is the distance of the center of mass of the semicircular ring from the center of the ring. Got it? ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है, इसको आपने याद रखना है।
दिख रहा है ना अच्छे से यार, ये या कट गया, ये खराब हो गया, ये आई होप अच्छे से दिख रहा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आई थिंक और दिक्कत होगी। हाँ इस तरह से आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर है, राइट? ओके, दिस इज मच क्लियरर, परफेक्ट। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, रिंग का समझ आ गया आपको, कैसे फंडे हो रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ अ डिस्क होगा तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए कि लेट्स से ये है हमारा एक डिस्क, मतलब पूरा एक डिस्क। चलो इसको कैसे करूं यार मैं, मुझे एक ये ड्रॉ कर लेता हूं। चलो हाँ, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं यार मैं, ये यहाँ पे अनलाइक प्रीवियस केस ये पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। मतलब रिंग मतलब क्या, पूरा बस एजेस होते हैं। डिस्क मतलब क्या, पूरा भरा है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम डिस्क की भी बात करें, पूरे डिस्क की अगर बात करें, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास अगेन इट विल बी एट द सेंटर सी। बट व्हाट इफ हम थोड़ा सा पार्ट इसका हटा दें, ऐसा कुछ तो हटा दें इस तरह से। सो मतलब अब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज, अबे यार हमारे पास, चलो पूरा ही हटा देता हूं मैं, क्या है अब हमारे पास ऐसा कुछ चीज रह रहा है इस तरह का, ये पूरा भरा हुआ है। समझिए डिफरेंस, रिंग में बस इतना पार्ट होता है, बस ये एज होता है, लेकिन अब डिस्क का जो फ्रैक्शन है ना, हमारे पास ये पूरा भरा हुआ है, दिस इज लाइक एंटायरली फिल्ड। एंड हम फिर से बोलेंगे कि अगर एंगल ये पूरा अल्फा है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर डिस्क एट द सेंटर विल बी अल्फा। तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा बाय 2 हो जाएगा। परफेक्ट, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2। अब इसका हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहाँ पे भी हम इंटीग्रल कैलकुलस के फंडे मोर और लेस वैसे ही यूज करेंगे। सिमेट्री, लर्न टू एक्सप्लोर द सिमेट्री। अब यहाँ पे भी सिमेट्री कैसा है यार, मैं क्या कर सकता हूं बताइए। अब मेरे पास रिंग, जब रिंग है, रिंग के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, तो मैं उस फॉर्मूला को यहां पे यूज करूंगा एंड उस फॉर्मूला से मैं अब यहां पे डिराइव करूंगा, इसका आंसर डिराइव करूंगा और इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा। कैसे समझते हैं बात को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक ऐसी रिंग लेता हूं विच इज ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रिमेंबर ये जो आर है, स्मॉल आर है, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, ये है स्मॉल आर, दिस इज वेरिएबल। गॉट इट? अब यहां पे आप समझिए मेरी बात को, इस रिंग, ये जो रिंग है, ये वाला रिंग, इसका थिकनेस है dr, इसका थिकनेस है dr। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ रिंग है ये। ठीक है, ये छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ रिंग है और इस फ्रैक्शन ऑफ रिंग का रेडियस है स्मॉल r एंड इसका थिकनेस है dr। गॉट इट? अब इतना आप मुझे एक बात बता दीजिए, इस रिंग के लिए फॉर दिस मास डिफरेंशियल, मतलब क्या कहते हैं, छोटा सा जो रिंग, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मास एलिमेंट। ठीक है, फॉर दिस डिफरेंशियल मास एलिमेंट ही लिख दीजिए, डिफरेंशियल मास एलिमेंट इतना से लिखने से अच्छा है। फॉर दिस मास एलिमेंट फ्रैक्शन ऑफ रिंग ऑफ मास dm, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है मास एलिमेंट, ये छोटा, मतलब इसका मास बहुत कम है यार। क्यों कम है? क्योंकि इसका थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, एकदम dr, छोटा सा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो मास भी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, तो उस वजह से मैंने इसके मास को dm की तरह डिफाइन कर दिया है। तो अब समझिए, फॉर दिस मास एलिमेंट, फॉर दिस मास एलिमेंट, ये जो कैसा मास एलिमेंट है, ये फ्रैक्शन ऑफ रिंग है और इसका मास है dm। तो इसके लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरे भाई? इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, r sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। सही बात है नहीं है? अब लेकिन यहां पे कैपिटल R नहीं होगा, यहां पे स्मॉल r होगा, ये r होगा। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? दिस इज r sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2।
गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके इस केस में एंगल इज नॉट द वेरिएबल, एंगल तक कांस्टेंट है मेरे भाई, अब यहाँ पे रेडियस इज द वेरिएबल। गेटिंग माई पॉइंट? रेडियस इज द वेरिएबल। परफेक्ट, ऑल राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है इतना सा जो पार्ट है, इसका एरिया कितना है यार? ये जो मास एलिमेंट है इसका एरिया कितना है? इसका मैं एरिया कह सकता हूं dA इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स थिकनेस। ये जो है आर्क लेंथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, सो ये एरिया आ जाएगा। अब आर्क लेंथ कितना है मेरे भाई? आर टाइम्स अल्फा। समझ आ रहा है आपको? dA मतलब इसका जो एरिया है, ये मास एलिमेंट है ना, इसका जो एरिया है dA वो बोल देंगे आर्क लेंथ टाइम्स एंगल सबटेंडेड। सही तो कह रहा हूं ना मैं? नहीं आर्क, अरे क्या कह रहा हूं, एंगल सबटेंडेड नहीं, आर्क लेंथ टाइम्स थिकनेस। एंड आर्क लेंथ क्या है? एंगल सबटेंडेड टाइम्स रेडियस। तो ये तो हमें पता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड टाइम्स रेडियस, तो आर टाइम्स अल्फा। तो आर्क लेंथ इसको लिख देंगे आर टाइम्स अल्फा, एंड थिकनेस के लिए जगह लिख देंगे डी आर। सो इससे आ जाता है डी ए इज इक्वल टू स्मॉल आर टाइम्स अल्फा टाइम्स डी आर। गॉट इट? आर्क लेंथ हो गया रेडियस टाइम्स ऑफ एंगल सबटेंडेड। ये पूरा एंगल कितना हो गया? अल्फा बाय टू और अल्फा बाय टू मिला के अल्फा हो गया, तो आर टाइम्स अल्फा टाइम्स डी आर। अब आप मुझे एक बात बताइए, dA से हम dm निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, काफी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। अब इसको आप पहले सेव कर लीजिए अपने रैम में। रोम में सेव करने की जरूरत नहीं, रैम में मतलब ये टेम्परेरी है, हमें ये आगे कैसे मतलब दो एक स्टेप में इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताता हूं क्यों। ऑल राइट, अब यहां से आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा जो फ्रैक्शन ऑफ डिस्क, इसका एरिया कितना है मेरे भाई? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ दिस पूरा डिस्क टाइम्स फ्रैक्शन, जितना ये फ्रैक्शन ले रहा है उसका। सो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? इसका एरिया, ये इस डिस्क का एरिया हो जाएगा, इस डिस्क का एरिया हो जाएगा इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये है आर विच इज कांस्टेंट, मैं पूरे डिस्क की यहां पे बात कर रहा हूं उस वजह से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर टाइम से कितना फ्रैक्शन है मेरे भाई? अल्फा अपॉन 2 पाई। ये समझ आ गया अल्फा अपॉन 2 पाई क्यों हो गया मेरे भाई? अगर ये एंगल अल्फा है, ये डिस्क जो एंगल बनाता है वो अल्फा है, एंड अगर पूरा डिस्क होता, मतलब मैं कह रहा हूं ये फ्रैक्शन ऑफ अ डिस्क एंगल अल्फा बना रहा है तो अल्फा, लेकिन अगर पूरा होता, ये डिस्क पूरा होता तो वो एंगल कितना बनाता विद द सेंटर 2 पाई, तो अल्फा अपॉन 2 पाई। मतलब ये इतना फ्रैक्शन है एरिया का पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर था तब जब पूरा डिस्क हो, पाई आर स्क्वायर कब? जब पूरा डिस्क हो। एरिया ऑफ द सर्कल मेरे भाई यही है, लेकिन हमारे पास 2 पाई में से बस अल्फा पार्ट है, सो इस वजह से अल्फा अपॉन 2 पाई कर रहे हैं हम लोग। समझ आ गया? सो दिस इज हाउ वी फिगर द एरिया ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ डिस्क। गॉट इट? आई होप यहां से तो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। इसको पाई पाई को काट दो तो आर स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाता है। ओके, सो दैट मीन्स अब मैं यहां पे लिख दूंगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू dm अपॉन dA, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, मतलब अगर पूरे डिस्क की मैं बात करूं, उसका मास की, उसको डिवाइड करूं पूरे डिस्क के एरिया से, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस मास एलिमेंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस मास एलिमेंट। गॉट इट? तो अब m का वैल्यू m में डाल दो, a का वैल्यू क्या डालोगे? अब ये आर स्क्वायर अल्फा बाय 2 डाल दो, dm का वैल्यू dA में रख दो और dA के जगह पे ये डाल दो। सो इस वजह से dm इन द फॉर्म ऑफ dr आ जाएगा। गॉट इट? तो लिख दो यार, ये खत्म बात। ठीक है, m अपॉन ये क्या है? a इज इक्वल टू आर स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट? dm अपॉन dA क्या है? r अल्फा dr, r अल्फा dr। सो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यार? dm इज इक्वल टू m टाइम्स स्मॉल r
टाइम्स अल्फा और अल्फा कट हो रहा है यहाँ पे, देखिए अल्फा और अल्फा कट हो गया, ठीक है, m टाइम्स स्मॉल r टाइम्स डी आर अपॉन ये क्या है आर स्क्वायर बाई 2, तो कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे हो रहा है और बाय 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। सो 2m स्मॉल आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये इस फॉर्म में dm आ चुका है। गॉट इट? अब हम इसे यूज करेंगे किसके अंदर, इंटीग्रल आर डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम से, उससे हमारा पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? करके दिखाता हूं, आई थिंक ज्यादा उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब यहां से हम कह सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल आर डी एम और इंटीग्रल एक्स डी एम, ऐसे लिख दीजिए आप, यहाँ पे आर डी एम लिखने से अच्छा एक्स इज बेटर। परफेक्ट, इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। समझ आ गया ना एक्स डी एम क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? इंटीग्रल आर डी एम ऐसे फॉर्मूला जो है हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल आर डी एम के फॉर्म में लिखते थे हम लोग, तो आर उसमें हम कहना चाह रहे थे कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें पता है यार, बस हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होगा, तो हमें बस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सी दिस सेंटर ये निकालना है बस। तो इस वजह से इंटीग्रल एक्स डी एम हम कर सकते हैं। अब एक्स की जगह पे ये डाल दो, डीएम की जगह पे ये डाल दो और चीजों को खत्म कर डालो आराम से, बिल्कुल आराम से। ओके, करना है यार, चलो आ जाइए अगले पेज पे करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये स्मॉल x क्या हो गया यार, r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटीग्रल r साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2, परफेक्ट। हाँ, टाइम्स ऑफ dm, dm की वैल्यू ये क्या है 2m स्मॉल r dr अपॉन r स्क्वायर, टाइम्स ऑफ 2m स्मॉल r dr अपॉन कैपिटल r स्क्वायर। ओके, परफेक्ट है, अभी तक का तो परफेक्ट है। अपॉन इंटीग्रल dm, इंटीग्रल dm क्या लिखते हैं हम लोग, सिंपली m, कैपिटल M। सो यहाँ पे ये कैपिटल M हो जाएगा, इंटीग्रल dm तो आसान है यार। सो इस वजह से अब कैपिटल M कट हो जाता है, आराम से कट हो गया मेरे भाई, परफेक्ट। अब आप बताइए r इज आवर वेरिएबल हियर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 0 से शुरू होके r इज इक्वल टू कैपिटल R तक जा रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 से लेके कैपिटल R, और इसको अब सॉल्व कर देंगे, फिजिक्स खत्म मैथ शुरू। तो लिख दो यार यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा बाय 2, ये 2 चलो बाहर आ गया, और ये कैपिटल R स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो 4 अपॉन अल्फा कैपिटल R स्क्वायर इंटीग्रल R स्क्वायर डी आर 0 से R, इसको सॉल्व करना है। तो कर देते हैं यहाँ से सॉल्व, तो कैपिटल X हो जाता है 4 अपॉन अल्फा R स्क्वायर R क्यूब बाई 3, 0 से कैपिटल R तक। अब यहाँ पे यार खत्म हो गया यार, ये यहाँ से खत्म हो चुका है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 4R क्यूब अपॉन 3 अल्फा R स्क्वायर। तो बेसिकली इसको अगर सॉल्व कर देते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है यार, 4R अपॉन 3 अल्फा। इजी है? इज इट इजी और इज इट नॉट इजी? आई होप इट इज वेरी इजी। मतलब यहां पे कोई, अरे यार हाँ ठीक है, साइन अल्फा रह गया टर्म, एक ये टर्म रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख देते हैं, होता है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मैं एकदम सेमी सर्कुलर डिस्क के मेरा दिमाग में चल रहा था ना, तो उस वजह से ये साइन अल्फा बाय 2 को मैं भूल गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट एनीवेयर इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, सो उस वजह से इट डजंट लाइक चेंज थिंग्स सिग्निफिकेंटली। ओके, तो चलो दिखाई देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं यार। x इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2 को बाहर निकाल लो यार, साइन अल्फा बाय 2 को बाहर निकाल लिया, परफेक्ट। और क्या कौन कौन सी चीजें, अल्फा बाय 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लिया, 2 भी कांस्टेंट है, और कैपिटल R स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली 4 साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा कैपिटल R स्क्वायर, ये है, ये जो है वो बाहर आने वाला, कोई दिक्कत नहीं यार। R स्क्वायर डी आर 0 से R, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है।
तो यहां से x सॉल्व हो जाता है 4r बाय 3 अल्फा साइन अल्फा बाय 2, इस तरह से कुछ आना चाहिए। देखते हैं सही है या नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने देखे यार, ये अल्फा बाय 2 के फॉर्म में इन्होंने अल्फा बाय 2 के फॉर्म में लिखना था इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अल्फा बाय 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलो यार इसको एक काम करते हैं, ये बक्सा तुरंत नहीं लगाते। अब ये जो है ना, ये अल्फा है, इसको यहाँ पे ले आओ, ये अल्फा है, इसको यहाँ पे ले आ जाओ, परफेक्ट। लेकिन उसको अल्फा बाय 2 के फॉर्म में लिखना है, तो एक यहाँ पे 2 लगा दो, एक ऊपर भी 2 लगा दो। सो बेसिकली कुछ ये इस तरह से हो रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं, बस मॉडिफिकेशन इस फॉर्म में जो फॉर्मूला में चाहिए अल्फा बाय 2 के फॉर्म में, मतलब साइन अल्फा बाय 2 अपन अल्फा बाय 2 के फॉर्म में चाहिए, उस वजह से हमने ये मॉडिफिकेशन करा है यार, दैट्स इट। बट इवेंचुअली हमारा आंसर राइट आया था। सो इसका मतलब ये हो गया कि 2r बाय 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। दिस right here is the position of center of mass for a fraction of a disk. This is the distance of the center of mass from the center of the fraction of disk. ठीक है, याद रखिए, इसे भी याद रखना आपने। और अब यहाँ पे अगर मैं कह देता हूं कि हमारा जो फ्रैक्शन ऑफ डिस्क है वो है सेमी सर्कुलर डिस्क होगा, तो उस केस में अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा विल बी इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे आप अल्फा को पाई डाल दो तो साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1, और ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो 2r अपॉन 3 टाइम्स पाई बाय 2। सो इसका मतलब 4r बाय 3 पाई, एंड दैट्स व्हाई फॉर अ सेमी सर्कुलर डिस्क हमारा जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है x इज इक्वल टू 4r बाय 3 पाई। और बेसिकली यहाँ पे हम डाल देते हैं इससे यूज करके अल्फा इज इक्वल टू पाई डाल के, मतलब इस फॉर्मूले में अल्फा इज इक्वल टू पाई डाल दोगे तो ये चीज आ जाएगा। सो बेसिकली फॉर बोथ रिंग एज वेल एज डिस्क आपको सेमी सर्कुलर वाले जो स्पेशल केस है उनके फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। वन फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस वन, ठीक है, r sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2, ये याद रख लीजिए फॉर रिंग। एंड दूसरा जो है डिस्क के लिए क्या हो जाता है 2r बाय 3 टाइम्स sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2, ये एक याद रख लीजिए। अगर ये दो याद रह जाएंगे तो सेमी सर्कुलर डिस्क हो या फ्रैक्शन ऑफ डिस्क हो या पूरा डिस्क हो या जैसा भी हो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बिकॉज दीज आर स्पेशल केसेस सर। ये हो गया स्पेशल केस, और सेमी सर्कुलर रिंग वाला भी था स्पेशल केस, बट जनरल फॉर्मूला इज दिस वन। एंड क्या था यार, r sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। जनरल फॉर्मूला याद करना ज्यादा सही रहता है, वैसे तो वो भी याद करना जरूरी नहीं है वैसे, बट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा 2 मिनट बचा लोगे आप मेंस में। ओके, एडवांस में तो इतने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आपको नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आप इस चीज को समझिए। एडवांस का हम बाद में पढ़ लेंगे, आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। ओके, परफेक्ट। अब हम समझेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर अ सॉलिड कोन। मतलब अब ये कोन का है क्या हमारे पास यार, कोन, अरे है कि, अरे वाह यार, ये बोर्ड जो है ना बहुत ही वर्सेटाइल है यार, ये काफी सारे अलग अलग डायग्राम फिगर्स मतलब है इसमें, कस्टमाइज्ड ऑलरेडी, वाह परफेक्ट। तो अब ये समझिए सॉलिड कोन है, ये पूरा कोन भरा हुआ है, तो इस केस में हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री सबसे पहले समझेंगे कौन क्या है इस केस में। बताइए यार मुझे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? यस दैट्स राइट, आप जो बेस है उसका सेंटर ले लो और ये जो एपेक्स है उसको ले लो, एंड इसके थ्रू जो ये लाइन पास हो रही है ना, दिस राइट हियर इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। गॉट इट? ये है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हियर। अब यहां पे हम करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, अब बेस से, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे बेस से निकालना है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो बेस से ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं लेट मी डू वन थिंग, मैं ना ये जो है इसको अपना रेफरेंस बना लेता हूं, सी यहां से मैं पहले डिस्टेंस निकाल लूंगा एंड फिर बाद में पूरे हाइट से माइनस करके मैं डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा। समझ आ रहा है व्हाट आई मेंट हियर? मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेशन जो है, मैं कैलकुलेशन फ्रॉम दिस पॉइंट सी करूंगा बिकॉज इट इज इजियर फॉर मी। तो अगर मान के चलिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कुछ x आ गया एंड हमारे पास ये टोटल हाइट दे रखी होगी
h। तो मैं h माइनस एक्स करके डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस भी निकाल सकता हूं। गॉट इट? ठीक है, परफेक्ट। तो अब क्या होगा मेरा मास एलिमेंट, वो जो है ना क्या बोलते हैं अपना डिफरेंशियल मास एलिमेंट, वो क्या लूंगा मैं, सिमेट्री कैसे होगी। अब यहां पे आप समझिए कि ये पूरा सॉलिड कोन है, तो उस वजह से मैं क्या करूंगा ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ से x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस एपेक्स, दिस एपेक्स मतलब जो है ना एकदम ये ऊपर वाला चोटी जो है उसकी, वहां से x डिस्टेंस पे मैं एक मास एलिमेंट ले रहा हूं ऑफ थिकनेस dx। बहुत छोटा सा थिकनेस है इसका। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां से तो हमें लग रहा है ये रेक्टेंगुलर, लेकिन अगर हम ऊपर से देखें, हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कल लगेगा, सर्कल लगेगा ना, ये वाला पार्ट जो है वो सर्कल लगेगा, और इसका रेडियस कितना होगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ इट, स्मॉल r। परफेक्ट। सो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे वॉल्यूम गेम होगा। पिछले दो केसेस में हम क्या कर रहे थे यार, पहले वाले केस में तो हम लेंथ का गेम खेल रहे थे जब फ्रैक्शन ऑफ रिंग की बात हो रही थी, फिर दूसरे वाले केस में हम क्या कर रहे थे, जब फ्रैक्शन ऑफ डिस्क आ रहा था तब एरिया वाला गेम खेल रहे थे। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम वाला गेम खेलेंगे हम लोग। ओके, परफेक्ट। तो आप बताइए मुझे इस पार्ट के लिए वॉल्यूम कितना होगा फॉर दिस मास, क्या बोलते हैं, फॉर दिस मास एलिमेंट, फॉर दिस मास एलिमेंट dm, इसको मैं मास dm ही बोल देता हूं ना, इतने इस पार्ट का, ठीक है। इसके लिए मैं बोल दूंगा इसका वॉल्यूम इज dv इज इक्वल टू एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है टाइम्स थिकनेस। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, इट इज सिंपली इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर टाइम्स dx, पाई स्मॉल r स्क्वायर टाइम्स dx, where dx is the thickness of it। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया यहाँ पे r और x के फॉर्म में आ रहा है, तो आप आइदर r को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या x को r के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कुछ तो थोड़ा सा सही करो। हमारे लिए इट इज बेटर टू कन्वर्ट r इन द फॉर्म ऑफ x। क्यों? क्योंकि मैं x को वैरी करना कैसे कर सकता हूं, मुझे पता है x इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू द हाइट दैट इज h। तो इस वजह से मैं एक काम कर देता हूं, मैं r को इन द फॉर्म ऑफ x लिख देता हूं, और बहुत ही आसान है यार। ये देखिए आप कैसा हो रहा है, दिस ट्रायंगल ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, एंड दिस ट्रायंगल ये पूरा इतना पार्ट, ये है सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, इसका रेडियस है पूरा, मतलब जो कोन का जो बेस का रेडियस है वो है r, इसका हाइट है h। तो मैं कह सकता हूं बाय सिमिलैरिटी कि h अपॉन r विल बी इक्वल टू x अपॉन स्मॉल r। लेट मी रिपीट इट अगेन, h upon capital R will be equal to x upon small r। Getting it? So that's why मैं यहाँ पे लिख दूंगा small x upon small r is equal to h, that is the height upon capital R। So यहाँ से क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ से r को मैं लिख सकता हूँ x capital R by h। r आ चुका है in the form of x। अब इसको हम यहाँ पे डाल देंगे और चीजें हमारी काफी आसान कर देंगे यार। सो यहाँ से और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dv इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ r, क्या है ये, तो पाई x स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर dx। वाह 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 वाह, dv वॉल्यूम ऑफ दिस मास एलिमेंट आ चुका है मेरे भाई। परफेक्ट। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं यार, dv से मैं dm निकाल सकता हूं, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकता हूं मैं। ओके, परफेक्ट। अब dm अपॉन dv इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल V, that is mass of this mass element divided by volume of this mass element is equal to total mass of the solid cone divided by volume of the solid cone। कर सकता हूं मैं और मैं करूंगा। परफेक्ट। तो अब यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 pi r square h। आई होप यू रिमेंबर दैट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। पता है ना यार आपको, 1/3 pi r square h होता है ये वॉल्यूम इसका। नहीं पता तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए फिर से, ठीक है। 1/3 pi कैपिटल R स्क्वायर h, ठीक है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू dm
टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3m। समझ आ गया? डी को ऊपर ले गया मैं और इसको यहाँ पे कर दिया, तो 1/3 यहाँ पे 3 नीचे चला गया, पाई आर स्क्वायर एच टाइम्स डी एम अपॉन कैपिटल एम। ये इस फॉर्म में आ चुका है dv। अब आप क्या करोगे यार, यहाँ पे dv को इन द फॉर्म ऑफ dx लिख सकते हो और फिर dm इन द फॉर्म ऑफ dx आ रहा है। समझ आ रहा है? dv dx, यहाँ पे dv dm आ रहा है। सो हम बेसिकली dm को इन द फॉर्म ऑफ dx लिख सकते हैं। गॉट इट? तो फ्रॉम दिस एंड दिस मैं क्या लिखूंगा बताइए? ओहो क्या यार, इसको यार इतना गंदा सा है ये, पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच था या एच स्क्वायर था? एच स्क्वायर, ओके। एच स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है नीचे डी वी का, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3m dm, ठीक है, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन 3m dm। ओके, परफेक्ट। ओके, क्या क्या कट सकता है? पाई और पाई को काट दो, आर स्क्वायर को काट दो। चीजें काफी आसान हो चुकी है मेरे भाई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dm इज इक्वल टू 3m x स्क्वायर अपॉन h क्यूब dx। dm इन द फॉर्म ऑफ dx आ चुका है मेरे भाई, आ चुका है नहीं है? परफेक्ट। अब हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो यार, क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फॉर्मूला है इंटीग्रल, क्या है? x dm अपॉन इंटीग्रल dm। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें इतना तो पता है कि ये जो मास एलिमेंट है, मास एलिमेंट, इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, इस डिस्क के सेंटर पे होगा। सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें ये तो पता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है हमारा सेंटर ऑफ मास, और उसका पोजीशन भी जो है वो यही है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x। सो उस वजह से इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm हो जाता है बहुत आसानी से। अब ये आप डाल दो, dm को इन द फॉर्म ऑफ dx डाल दो, आपका काम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, x dm क्या है यार? ये दिस इज 3m x स्क्वायर अपॉन h क्यूब dx। और x कहां से कहां वैरी कर रहा है मेरे भाई? हम x को फ्रॉम 0 से लेके h तक ले जा रहे हैं, सो उस वजह से मैं यहां पे डालूंगा 0 से h। गॉट इट? और इंटीग्रल dm क्या हो जाएगा? टोटल मास, तो ये टोटल मास, परफेक्ट। कैपिटल M को काट डालो। सो अब ये 3 अपॉन एच क्यूब है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हो आप। सो मैं इसे 3/h क्यूब को बाहर निकाल रहा हूं और यहां से x टाइम्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x क्यूब। तो ये x क्यूब dx 0 से h तक वैरी कर रहा है। दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर C, फ्रॉम दिस एपेक्स C। करेक्ट? परफेक्ट। तो इसको सॉल्व कर दो यार, तो ये हो जाएगा 3/h क्यूब x रेज़ टू 4/4। तो ये बेसिकली सॉल्व होके h रेज़ टू 4/4 हो रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3h/4। और ये डिस्टेंस मैंने क्या कहा था आपको? ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स C, ये जो हमने 3h/4 निकाला है वो हमने क्या बोला है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एपेक्स C। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस मतलब यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, ऐसे यहां से हम इसको रेफरेंस मान के चलेंगे हम लोग, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा? इट मैंने क्या बोला था? h माइनस जो हमारा ये आंसर आ रहा था 3h/4। सो दैट मीन्स फ्रॉम द बेस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी h माइनस 3h/4। सो हो जाएगा आंसर h/4। तो लिख भी देता हूं यहां पे। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एपेक्स C। सो अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम बेस, ये हो जाएगा h माइनस ये 3h/4, ये हो जाएगा h/4। एंड दिस राइट
हियर इज आवर आंसर h/4। समझ आ गया? ये भी आप याद कर लीजिए यार, ये चीज भी आप याद कर लीजिए, मतलब करोगे तो सही है, नहीं डिराइव भी करना है तो कर सकते हो। ओके, परफेक्ट। अब हम समझेंगे अगर कोन हॉलो होगा तो क्या फंडे होंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना अब यहां पे, ये कुछ एक रंग गलत है, रंग येलो येलो डर्टी फेलो, व्हाइट कलर सही है इस केस में। डायग्राम्स ड्रॉ करने में व्हाइट इज द बेस्ट। ठीक है, इस तरह से है हमारे पास, बट अब हमारे पास है हॉलो कोन। करेक्ट, हॉलो कोन होने की वजह से चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब हम जैसे पहले कर रहे थे ना कि हम एट ए डिस्टेंस ऑफ x लेंगे हम लोग फ्रॉम दिस एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस तरह से ले रहे थे हम लोग, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, अब अगर मैं सपोज मान के चलिए मैं इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है, एक ऐसा मैं मास एलिमेंट में ले रहा हूं जो कि है एक रिंग। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि ना चीजें थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे जो हमारा वेरिएशन जो है ना, इट इज हैपनिंग अलोंग दिस, नॉट अलोंग दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब आप समझिए कि हमारा जो सॉलिड कोन था उसमें स्टैकिंग हो रही थी, मतलब लाइक ऐसे मान के चलिए कि छोटे थिकनेस वाला डिस्क, फिर और छोटे थिकनेस वाला डिस्क, फिर और ऐसे ऐसे कर करके हम स्टैक करके सॉलिड कोन बना रहे थे। लेकिन हॉलो कोन में कैसा है ना कि हम रिंग्स को ऐड करें, तो रिंग 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 रिंग, तो ऐसे हमारा लाइक प्रोग्रेशन हो रहा है। सो इस वजह से इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज आवर वेरिएबल, height as our variable, instead of taking height as our variable, we'll be taking our slant height as our variable। ठीक है, ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट टेक योर टाइम यार। तो अरे यार टेक योर टाइम, समझ आ जाएगा कि slant height will be our variable in this case। ठीक है, all right। तो मैं मान के चलिए कि ये एपेक्स से मैं अभी भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट्स से एक मैं मास एलिमेंट ले रहा हूं विच इज एट अ स्लैंट हाइट ऑफ x फ्रॉम दिस c। समझ आ रहा है? एंड इसका थिकनेस जो होगा वो कितना होगा यार? इसका थिकनेस हो जाएगा dx के बराबर। तो मैं इस तरह का कुछ ले रहा हूं। ठीक है, ये रिंग है, दिस मास एलिमेंट इज अ रिंग। गेटिंग माय पॉइंट? इसका जिसका थिकनेस है dx, करेक्ट? थिकनेस इज नॉट मतलब इज नॉट इंक्रीजिंग अलोंग द हाइट बट रादर अलोंग स्लैंट हाइट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर सपोज सिलेंडर होता देखिए, अगर सिलेंडर होता ना तो हाँ हाइट से हमारा वैरी कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे है कोन, सो इस वजह से हमारा जो वेरिएबल है ना इट हैज टू बी स्लैंट हाइट इन दिस केस। गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट। चलो अब इसका मुझे बताइए एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस मास एलिमेंट, एरिया ऑफ दिस मास एलिमेंट कितना होगा? dA will be equal to circumference times the thickness, so that will be equal to 2 pi small r times dx। अब आप बोलोगे भैया फिर से r और dx का फंडा आ रहा है, तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट r in the form of x और x in the form of r। ठीक है, हो सही है, आप बिल्कुल सही हो। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, लेट से इसको मैं कह रहा हूं स्मॉल r, एंड जो हमारा पूरे कोन का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है, और मैं मान के चलिए कि मैं पूरे कोन की स्लैंट हाइट को मैं कैपिटल L बोल रहा हूं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो जाता है ना मेरे भाई, इसका मतलब ये हो जाता है कि R अपॉन x will be equal to कैपिटल R अपॉन कैपिटल L। मतलब फॉर दिस मच पार्ट स्मॉल r अपॉन x will be equal to फॉर पूरा पार्ट कैपिटल R अपॉन कैपिटल L। मतलब इसको कैपिटल L या इसको कैपिटल L, जो दोनों को भी आप कैपिटल L ही बोलोगे यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि x इन द फॉर्म ऑफ r इन द फॉर्म ऑफ x आ चुका है। सो कैपिटल R टाइम्स x अपॉन कैपिटल L। गॉट इट? इज इट ओके? आई होप इतना पार्ट समझ आ चुका होगा आपको। ठीक है, ऑल राइट।
सो यहां से अब क्या करेंगे हम लोग यार, dA आ चुका है, ये dA आ चुका है। अब dA को इन द फॉर्म ऑफ dm कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले पूरा अगर मैं कोन देखता हूं, पूरा कोन देखता हूं, उसका अगर मास में कहता हूं है कैपिटल M, पूरे कोन का मास है कैपिटल M, एंड इस कोन का जो इसको क्या कहते हैं, कर्व जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया मैं बोलूं तो उस कर्व पार्ट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल। आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट यार। पाई आर एल होता है, 2 पाई आर होता है, आई थिंक 2 पाई आर होता है। समझिए क्यों होता है 2 पाई आर भी, समझिए मतलब एल है, दिस इज लेंथ एंड ये पूरे सर्कमफरेंस पे घूम रहा है तो 2 पाई आर एल होगा, ठीक है। दिस, अरे ये जो है ऐसा है L, दिस इज L, ये पूरे सर्कमफरेंस के अराउंड घूम रहा है तो L टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, तो इस वजह से इस कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर L। गेटिंग इट? सो दैट मींस सरफेस मास डेंसिटी हो जाएगी कैपिटल M अपॉन 2 पाई आर कैपिटल L। सो दैट विल बी इक्वल टू dm अपॉन dA। परफेक्ट, यहां तो समझ आ गया आपको यार। तो dA क्या है, dA लिख दीजिए आप, dA इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r टाइम्स dx। ओके, अब यहां से क्या क्या कट सकता है, 2 पाई कट सकता है और कट जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, तो यहां से मैं लिख दूंगा dm इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ r टाइम्स ऑफ dx अपॉन r टाइम्स ऑफ l। dm आ चुका है, राइट। अब यहां से आप मुझे एक बात बताइए, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रल। अब यहां पे x लगाओगे या नहीं लगाओगे आप, यहां पे देखिए ध्यान से समझिए आप, यहां पे x लगाने का क्या रिस्क है, यहां पे मैं x इसके अराउंड बात कर रहा हूं, सो उस वजह से मैं यहां पे इंटीग्रल x dm नहीं लिखूंगा। I will say some other variable, let's say h. I will use some other variable which is h, ठीक है, ठीक है। ये है वेरिएबल h, एंड टोटल हाइट इज कैपिटल H, मान के चलिए। समझ आ रहा है आपको यार, नहीं आ रहा आपको? I hope you are getting my point. This small h is variable and capital H is the total height of the cone, ठीक है। सो इस वजह से अब यहां पे मैं बोल दूंगा, रंग बदल देते हैं हम लोग, यहां से मैं बोल दूंगा द डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एपेक्स। सो कैपिटल X इज इक्वल टू इंटीग्रल h dm अपॉन इंटीग्रल dm। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये dm जो मास है इसका डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एपेक्स इज इक्वल टू h। वो क्यों होगा ये स्मॉल h क्यों होगा? अरे क्योंकि रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास इज लिटरली एट द सेंटर, मतलब इतना डिस्टेंस हो जाता है विच इज इक्वल टू स्मॉल h। सो इस वजह से ये इंटीग्रल h dm मैंने करा हुआ है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? पहले केस में समझिए, उससे पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हमारा वेरिएबल जो था हाइट वाज द वेरिएबल, बट थैंकफुली थिंग्स वर मच इजियर फॉर अस बिकॉज हम क्या कर रहे थे यार, हम यहां से इसका सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जैक्टली यहीं पे है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो उस वजह से इंटीग्रल x dm हो रहा था। लेकिन इस केस में हम हमारा वेरिएबल जो है हमने स्लैंट हाइट के अलोंग लिया है, तो उस वजह से यहां पे इंटीग्रल x dm की जगह पे इंटीग्रल h dm करना ज्यादा सही है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट हियर यार। ओके, ऑलराइट। सो अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं यार, पहले समझते हैं, बिकॉज मैं भी एकदम ऐसे लाइक पूरा रट्टा मार के नहीं आता, मुझे थोड़ा प्रोसेस करने पड़ती है बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो h जो है, h को अभी इन द फॉर्म ऑफ dm और इन द फॉर्म ऑफ dx लिखना पड़ेगा, हमें लिख देते हैं हम लोग यार, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ओके, तो h को लिख दो सबसे पहले, h को इन द फॉर्म ऑफ इसके कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ dx हम लिख सकते हैं h अपॉन स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन कैपिटल L, लिख सकते हैं यार। सो लिख दो यहां पे, पहले अगले पेज पे चल लेते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दो यार, ये जैसे था वैसे लिख दो,
ठीक है, अब हम लिख देंगे h को इन द फॉर्म ऑफ dx, हमें h को इन द फॉर्म ऑफ dx लिखना है। सो बेसिकली मैं कर दूंगा h अपॉन x इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन कैपिटल L। सो यहाँ पे मैं बेसिकली स्मॉल h को लिख रहा हूँ कैपिटल H अपॉन कैपिटल L टाइम्स ऑफ dx। अब इसको हमें यहाँ पे डाल के चीज़ों को आसान करना है मेरे भाई, बहुत ही आसान हो जाएंगी यहाँ पे चीज़ें, देख लेना आप। अरे कहाँ गया ये ऑरेंज, हाँ ठीक है। हाँ, सो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू h का वैल्यू लिख दो यहाँ पे कैपिटल H अपॉन L टाइम्स dx। अरे dx क्यों करा मैंने, ये x ही है बस, ये सॉरी दिस इज जस्ट x, समझ आ गया ना। dh को dx के फॉर्म में नहीं लिख रहे हम, h और x के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब dm को इन द फॉर्म ऑफ dx लिख सकते हैं हम लोग। ओके, dm क्या है मेरे भाई, दिस इज dm mr dx अपॉन rl, कैपिटल M R dx अपॉन क्या है, कैपिटल R कैपिटल L, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल L अपॉन इंटीग्रल dm क्या है, सिंपली कैपिटल M। सो अब M और M को काट डालो। ओके, ऑलराइट, अब आप मुझे एक बात बताइए, x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। अभी यहाँ पे dx इज आवर वेरिएबल, राइट। सो x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, x इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू L स्लैंट हाइट, getting my point? So x is varying from 0 to capital L. Okay? All right. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यार। सबसे पहले वेरिएबल मतलब जो कॉन्स्टेंट्स है ना उनको बाहर निकाल दो। ये कैपिटल H कॉन्स्टेंट है, कैपिटल R सारा कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा सबसे पहले, कैपिटल H अपॉन R L स्क्वायर, ठीक है। तो अब इंटीग्रल x r dx और x इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। अब r को इन द फॉर्म ऑफ x करना है, हमें कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते यार, r को इन द फॉर्म ऑफ x करना है। r अपॉन स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन L, अगेन वही। कितने बार कट होगा मेरे भाई, कितने बार कट होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रंग भी चेंज कर देते हैं हम लोग, वही ऑरेंज देख के खत्म, डर लग रहा है मुझे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे x को x ही रखिए। अब r को इन द फॉर्म ऑफ x एक्सप्रेस करना है, तो मैं कैसे कर रहा था बताइए। r को इन द फॉर्म ऑफ x मैंने ये देखिए येलो में ही है ये, तो इसको आप बोरो कर लो वहां पे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R x बाय L, यही लिख दो वहां पे, ठीक है, कैपिटल R x बाय L टाइम्स dx। परफेक्ट, अरे वाह, r और r कट चुका है और ये L बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली x इज इक्वल टू h अपॉन L क्यूब इंटीग्रल x स्क्वायर dx। x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 से लेके L वैरी कर रहा है, स्लैंट हाइट। सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू h बाय L क्यूब, ये L क्यूब बाय 3 हो जाएगा। सो L क्यूब कट गया, यस। सो दैट मीन्स हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी h बाय 3 फ्रॉम यस। कुछ गलत किया क्या मैंने यार, क्या कर रहा हूं मैं, आई थिंक इट शुड बी फ्रॉम बेस ना, कुछ गलत किया मैंने, एक चीज कुछ रह गई हमारी। आई थिंक दिस इज पायर एल यार, आई थिंक दिस इज पायर एल, लेट मी जस्ट चेक वंस, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। ओके, एज आई एक्सपेक्टेड, यहाँ पे मैंने गलती करी है यार, वेरी सॉरी। और मैंने पहले से ही लिखा था, पायर एल लिखा था, बाद में पता नहीं 2 पायर एल क्यों कर दिया मैंने। क्या करें भैया, आप कैसे कर सकते हो ऐसी गलती। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, फिक्स हो जाती है चीज़ें। मतलब द गुड थिंग हियर इज कि गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर, गलती को ना सुधारना दैट इज लाइक अ बिग इशू। तो यहाँ पे क्या था यार हमारा, ये 2 जो है 2 ऐसे ही रह रहा है, तो फिर यहाँ पे 2m स्मॉल r dx अपॉन RL इस तरह से हो जाता है ये। तो हर जगह पे हमें dm में 2 करके ऐड करते मतलब मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो dm यहाँ पे था, ये dx में कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं यार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2m। अरे यार
कहाँ गया ये, हाँ 2m, यहाँ पे भी 2, 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 यहाँ पे भी 2। समझ आ गया गलती क्या थी मेरी? गलती ये थी कि मैंने सरफेस एरिया मतलब जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है मैंने 2 पाई r लिख दिया। पहले मैंने पाई r लिखा था बट पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया मैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं गलती करूंगा तो मैं एक्सेप्ट भी करूंगा। ठीक है, अब यार ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो फॉर्मूला है ना बहुत पहले पढ़ा था, मतलब 8th 9th में हम पढ़ते थे, तो उस वजह से थोड़ा सा भूल जाता है बंदा, होता है, गलती होती है इंसान से। सो उस वजह से अब मेरे से भी गलती हुई है, तो उस वजह से आई होप अब आपको याद रह जाएगा, आप ये गलती नहीं करोगे। तो उस वजह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पाई r l होता है, where l is the slant height, ये l है, याद रखना है। ठीक है, अमे भैया ने जो गलती करी है 2 पाई r l लिखने की, वो गलती आप नहीं करोगे आप। ठीक है, समझ आ गया आपको मेरी बात? सो उस वजह से x इज इक्वल टू 2h/3, ये कहां से था? फ्रॉम एपेक्स, दिस इज फ्रॉम द एपेक्स। और अगर हमें बेस से निकालना है, बेस से निकालना है तो हम क्या करेंगे यार? हम कह देंगे सो दैट मीन्स फ्रॉम बेस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equal to total height minus this, that is equal to h/3, जो कि ये आंसर है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको मैं कैपिटल H ही कर देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इस H वेरिएबल से। ठीक है, इसको मैं कैपिटल H कर दे रहा हूं। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर यार, कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज होने की गुंजाइश तो है वैसे, लेकिन नहीं डरना है, घबराना नहीं है। ठीक है, अब आता है हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है यार? हेमिस्फीयर का है क्या हमारे पास? हेमिस्फीयर का डायग्राम अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अब हम अपना ही बना लेंगे हेमिस्फीयर। ठीक है, ये अगर सबसे पहले, अरे यार मिनट, एक मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर का डायग्राम है यहाँ पे, देखिए ये है हमारे पास एक स्फीयर, ये पूरा स्फीयर है, इसको हम बीच से काट देते हैं तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। ये ऊपर वाला पार्ट इज, ये ऊपर वाला पार्ट इज अपर हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट इज लोअर हेमिस्फीयर। हम अर्थ के केस में भी बोलते हैं ना, हम लोग, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, हम इक्वेटर के ऊपर रहते हैं तो हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं हम लोग। लेकिन ब्राजील वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हम तो सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। सो ये डिफरेंस होता है अर्थ के केस में। अब यहाँ पे हमें क्या है, कोई भी हेमिस्फीयर उठा लो यार, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला हेमिस्फीयर पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसका साइज कैसे कर रहे हैं आप छोटा, ये ऐसे नहीं कटेगा, हमें खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, चलो मेरे पास एक टेक्निक है। ठीक है, गंदा दिख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी है नहीं यार, तो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, तो ये है एक हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब एक हॉलो स्फीयर का आधा पार्ट, ये है हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब एक पूरा स्फीयर होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम एकदम सेंटर पे लगा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक थोड़ा सा ही हेमिस्फीयर का पार्ट है तो ऑब्वियसली वो सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट गायब हो चुका है। लेकिन ऊपर शिफ्ट होगा भी तो ना, ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल वे में मूव होगा, मतलब ऐसे मान के चलिए कि दिस वॉज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो अब ये यहाँ पे ही जाएगा, मतलब ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरह से जा रहा है, इसके अलोंग जा रहा है। तो अब चीजें और आसान हो चुकी है मेरे लिए, कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आप बताइए, मतलब जो हमारा मास एलिमेंट जो है वो हम कैसे ले सकते हैं? अब मैं ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं कैसे लेता हूं मास एलिमेंट। लेट्स से दिस इज द सेंटर C एंड थीटा इज द डिस्टेंस ऑफ दिस मास एलिमेंट ऑफ दिस थिकनेस। ठीक है, अब ये जो मास एलिमेंट है वो कैसे होगा यार? This will be a ring. It will be a ring like this. ये इस तरह से एक रिंग होगी। Getting my point?
अब लेकिन अब ये एक बात याद रखिएगा, आप बात एक याद रखिए कि इस रिंग का थिकनेस ये नहीं होगा, इट विल नॉट वैरी अलोंग दिस, ये इस तरह से होगा, ये जो है, समझ रहे हो आप? अगर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और दिस हेमिस्फीयर, सो हमारा जो रिंग है, ये डिफरेंशियल मास एलिमेंट का जो रिंग है, उसका थिकनेस हो जाएगा r टाइम्स d थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर ये एंगल थीटा है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसके साथ जो मास एलिमेंट है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। सो थिक मतलब जो ये मास एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करता है, दैट विल इक्वल टू d थीटा। मतलब ये एंगल अगर थीटा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ एंगल थीटा है, तो मास एलिमेंट का जो थिकनेस है वो एंगल सबटेंड करता है d थीटा के बराबर। मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है वो है d थीटा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो दैट मीन अगर ये एंगल छोटा सा, ये जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल अगर d थीटा है एंड ये है रेडियस, तो r टाइम्स d थीटा विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ इट। सो दैट मीन्स इसका थिकनेस हो गया r d थीटा। अगर थिकनेस r d थीटा है तो अब इसका एरिया क्या होगा बताइए? इसका एरिया dA will be equal to circumference times thickness, और circumference क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई स्मॉल r, एंड इसका थिकनेस क्या है यार? कैपिटल R d थीटा। अब स्मॉल r क्या हो गया मेरे भाई? आप बोलोगे भैया आप नए नए चीजें ले आ रहे हो। अरे ये है स्मॉल r, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो है ना हमारा मास एलिमेंट, उसका रेडियस। अब ये r स्मॉल r है, इसको इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल R लिख सकते हैं क्या हम लोग, या फिर इन द फॉर्म ऑफ थीटा लिख सकते हैं क्या हम लोग? अरे आराम से। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, आप इसको निकाल के देखो। आप ये जो चीज है इस तरह से, इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूं, एक्सप्लोडेड व्यू दिखाता हूं। ये थीटा है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना यहाँ पे। तो स्मॉल r इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा। इसको इसमें डाल दीजिए, बात खत्म। ओके, सो dA विल बी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r की जगह पे क्या था यार? स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R साइन थीटा, कैपिटल R टाइम्स ये कैपिटल R, तो ये r स्क्वायर हो जाता है, एंड साइन थीटा d थीटा। वाह 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 वाह, परफेक्ट। अब dA आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई? वही सरफेस मास डेंसिटी वाला फंडा। अगर इस हेमिस्फीयर का पूरा मास है m, और इस हेमिस्फीयर का मतलब जो कर्व पार्ट है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा कितना? a, कैपिटल A मैं बोल देता हूं। दिस विल बी इक्वल टू dm अपॉन dA, राइट। एंड अब इस हेमिस्फीयर के लिए जो टोटल एरिया है, जो ये इसका कर्व वाला पार्ट का, कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने मेंसुरेशन में, आपने पढ़ा होगा 7th 8th 9th क्लास में, कभी तो पढ़ा होगा आपने। सो दैट मींस मैं कैपिटल A की जगह पे डाल दूंगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां से मैं लिख दूंगा कैपिटल M अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू dm अपॉन dA। dA ये लिख दो, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। ओहो हो, 2 पाई R स्क्वायर कट हो रहा है यहाँ पे। सो यहां से मैं लिख दूंगा, रंग बदल दो भाई, रंग बदल दो। ओके, हाँ, तो dm विल बी इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स साइन थीटा d थीटा। वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज इजी एज इट गोज। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है, ये जो रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है? इसके सेंटर पे ये वाला पार्ट, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस x, राइट। इसको मैं इस तरह से x डिफाइन कर रहा हूं। ये जो c का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग है वो हो गया x। सो उस हिसाब से हमारा पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एंटायर हॉलो हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x dm upon integral dm, where x is this distance right here, ये x। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो मेरे भाई? यहां से आप बोल सकते हो ना कि x is equal to कैपिटल R cos थीटा। सो x is equal to कैपिटल R
कॉस थीटा। वाह वाह वाह। अब ये यहाँ पे आप डाल के डीएम को भी इन द फॉर्म ऑफ थीटा एक्सप्रेस कर सकते हो, डीएम को इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड डी थीटा एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्स भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ थीटा, डीएम भी आ गया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। अरे मतलब हो चुका है क्वेश्चन हमारा सॉल्व ये बहुत आसानी से, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां से x इज इक्वल टू, ये स्मॉल x का वैल्यू क्या है, कैपिटल R cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा। एंड dm क्या है मेरे भाई, dm इज इक्वल टू कैपिटल M sin थीटा डी थीटा, कैपिटल M sin थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल डीएम। इंटीग्रल डीएम क्या है, मतलब टोटल मास बोल रहे हो, तो कैपिटल एम काट डालो, परफेक्ट। अब आप थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है ये आपको समझना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, थीटा जो मतलब सबसे पहले मैं इतना सा पार्ट, बस ये छोटा सा सर्कल मतलब रिंग ले रहा हूं, फिर ये मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं। थीटा को मैं 0 से वैरी कर करके कहां तक ले रहा हूं, 90 डिग्री, दैट इज π/2 तक। सो इसका मतलब ये हो रहा है ना, ये मैं 0 से π/2 डालूंगा। समझ आया नहीं आया ये, मतलब आई एम स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम हियर, मतलब मैंने एक छोटा सा रिंग ऐसे ले लिया, फिर मैंने ये वाला रिंग, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे कर करके मैं सारे रिंग्स को स्टैक अप करके इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। सो एंगल पहले 0, फिर एंगल बढ़ बढ़ के π/2 तक हो गया। ये थीटा जो है 0 से π/2 तक हो जाएगा। सो इस वजह से ये 0 से π/2 हो रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा, आर को ये जो है इसको बाहर निकाल दो, कैपिटल आर को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा है। तो इसको क्या कैसे लिख देंगे हम लोग यार, साइन 2 थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बाई 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये बेसिकली इस तरह से हो जाता है, साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। सही है ना यार, ये गलत कर रहा हूं मैं कुछ, समझ आ गया ना। साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया, साइन 2 थीटा बाई 2, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, r/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, एंड थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 से π/2 तक जा रहा है, इजी। अब ये माइनस साइन है, तो आप अगर इसको माइनस साइन को हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, मैथ्स के बेसिक फंडे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू r/2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, नीचे अब π/2 आ गया, ऊपर 0 आ गया, ठीक है। इसको 2 को बाहर निकाल लो यार, ये बहुत इरिटेट कर रहा है अंदर वाला 2, r/4, ठीक है। कॉस ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1, एंड कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/2 क्या हो जाएगा कॉस पाई, एंड कॉस पाई क्या है -1, तो माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 + 1 2, so that means x is equal to r/2. So that means the distance of the center of mass of the hollow hemisphere from the center is equal to r/2. इजी। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हम नहीं देखते, हम सेंटर से ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। एपेक्स मतलब कोन में था, एपेक्स से देखना है या बेस से देखना है, यहाँ पे तो हम सेंटर से ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऊपर से भी देखोगे तो r - r/2 करके r/2 ही आएगा इस केस में, तो यहाँ पे तो वो भी मुश्किल नहीं है यार, चीजें काफी आसान है याद रखने के लिए, ओके। अब आखिरी चीज सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके, ऑलराइट। सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या होती है चीजें, थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा बना लेता हूं, ठीक है। ये यार ये तो आधा सर्कल ही बन गया ठीक है, अब थोड़ा बेटर है, आई होप दिस इज बेटर यार, थोड़ा सा तो बेटर है ही, ठीक है। अगेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस। अब याद रखिए इस केस में ये पूरा हेमिस्फीयर भरा पड़ा है, ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है। सो इस वजह से अब मैं क्या करूंगा, आई विल assume our mass element to be this cylinder of thickness, of some thickness। पहले हॉलो जब था तो हम क्या कर रहे थे, ऑफ थिकनेस, लेकिन थिकनेस वाज वैरिंग लाइक दिस, मतलब ये इस तरह से हो रहा था, मतलब हम ऐसे ले रहे थे ना, हम इसके थिकनेस को ऐसे r d थीटा बोल रहे थे हम लोग, दिस इज हाउ द थिकनेस वाज वैरिंग, मतलब r d थीटा r d मतलब अलग अलग एंगल्स के साथ थिकनेस वाज वैरिंग। लेकिन जब हम सॉलिड हेमिस्फीयर की जब बात करते हैं ना हम लोग, तो कैसा होगा देखिए आप, अब हम एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस C, फ्रॉम द सेंटर हम ले रहे हैं एक
मास एलिमेंट, ठीक है, और ये होगा सिलेंडर के फॉर्म में, ये कुछ इस तरह से होगा। अगर इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड इसका थिकनेस कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका थिकनेस हो जाएगा dx। परफेक्ट। अब हमारे पास बेसिकली अब वेरिएबल जो है वो है x। पहले के केस में थीटा वाज द वेरिएबल, बट कोई दिक्कत नहीं यार, जैसे भी मतलब हम इस x को भी इन द फॉर्म ऑफ थीटा लिख सकते हैं अभी भी। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस केस के लिए अगर ये x है और अगर मान के चलिए कि मैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर मैं बोल देता हूं स्मॉल r, तो मैं r और x को मैं ये कर सकता हूं क्या, किसी तरह से मैं कोरिलेशन को निकाल सकता हूं क्या? अरे आराम से निकाल सकता हूं मैं, क्यों नहीं निकाल सकता? ये देखिए, ये है कैपिटल R एंड कैपिटल R इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज कांस्टेंट। मे बी ये सिलेंडर जो है, मास एलिमेंट का जो सिलेंडर है उसका रेडियस चेंज होगा, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन पूरा जो हॉलो हेमिस्फीयर, पूरा जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका जो कैपिटल R है, उसका जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, कैपिटल R। ओके, परफेक्ट। अब आप बताइए मुझे सबसे पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये जो सिलेंडर हमने मास एलिमेंट जो लिया है उसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा dV इज इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h होता है ना फॉर अ सिलेंडर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे r क्या है, स्मॉल r, तो ये लिख दूंगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, और h क्या है यहाँ पे, हाइट क्या है, dx, थिकनेस। परफेक्ट, वॉल्यूम इसका आ चुका है, राइट। और मैं क्या कहता हूं, dm बाई dv इज इक्वल टू कैपिटल M बाई कैपिटल V, मतलब मास ऑफ दिस मास एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस मास एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। एंड टोटल वॉल्यूम कितना है, अगर हमारे पास पूरा स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन हमारे पास है हॉलो, हॉलो क्या कहता है बार-बार, हमारे पास है सॉलिड हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर, हेमिस्फीयर, सो इस वजह से वॉल्यूम हो जाएगा हाफ, 4/3 पाई r क्यूब का हाफ तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे लिख दो m अपॉन 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, परफेक्ट। सो dm इज इक्वल टू 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब, और dv को इस तरह से लिख दो पाई स्मॉल r स्क्वायर dx, पाई और पाई को काट डालो यार, परफेक्ट। सो यहां से dm इन द फॉर्म ऑफ r एंड ds आ गया, लेकिन आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी फिर भी r x मजा नहीं आ रहा। अरे हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। अरे किसी को भी किसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो यार, या फिर मैं कहता हूं कि r को इन द फॉर्म ऑफ x करने से अच्छा है, फिर x को इन द फॉर्म ऑफ r करने से अच्छा है, दोनों को इन द फॉर्म ऑफ थीटा कर दो, इवन बेटर। समझ आ गया कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं एक्सप्लोडेड व्यू यहाँ पे मैं दे देता हूं मैं, ठीक है, ये है एक्सप्लोडेड व्यू। अगर ये एंगल थीटा है वेरिएबल, मतलब x के साथ साथ थीटा भी वेरी करेगा ना, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं r को कैसे लिखूंगा, मैं r को इन द फॉर्म ऑफ दिस कैपिटल R एंड थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं? तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू r साइन थीटा एंड स्मॉल x विल बी इक्वल टू कैपिटल R कॉस थीटा। अरे वाह भाई साहब, ये तो और भी आसान हो गया हमारे लिए, और भी आसान हो गया। सब दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो देख लीजिए आप, बहुत ही आसान हो चुकी हैं चीजें। यहां से क्यों आसान हो चुकी है, अब मैं dm को मैं कैसे लिख रहा हूं ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। dm विल बी इक्वल टू 3m अपॉन 2r क्यूब, स्मॉल r स्क्वायर को इस तरह से लिख लीजिए कैपिटल R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कैपिटल R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx x इज इक्वल टू r cos थीटा है, यहां से मैं dx को लिख दूंगा माइनस r साइन थीटा d थीटा। अरे वाह वाह वाह, तो यहां पे ये लिख दीजिए टाइम्स ऑफ माइनस r साइन थीटा d थीटा। परफेक्ट, r स्क्वायर और r हो जाएगा r क्यूब, और ये इस नीचे वाले r क्यूब से कट जाएगा। सो हम अब ये वाला चीज जो है अगले साइड पे ले जाते हैं। dm माइनस 3m/2 क्या है यार, और साइन क्यूब थीटा डी थीटा। परफेक्ट, ओके। अब आप बताइए हमें करना क्या है, हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम करते क्या है बताइए, लिख देते हैं वही चीज, x मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम व्हाट, अगेन
फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर मतलब ये जो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां से हम x निकालना चाह रहे हैं ना हम लोग, तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। अब x लिखना सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए यहां पे ये वाला जो चीज है हमारा एक सिलेंडर, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल थिकनेस वाला जो हमारा सिलेंडर हमने जो लिया है, मास एलिमेंट जो लिया है हमने, इसका सेंटर ऑफ मास है इस सिलेंडर के जस्ट सेंटर पे, और वो सेंटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ x। परफेक्ट। सो उस वजह से इंटीग्रल x dm सही है अपॉन इंटीग्रल dm भी सही है। सो ये हम सही जा रहे हैं। परफेक्ट। अब आपको इस चीज को यूज करना है, मतलब dm को इन द फॉर्म ऑफ d थीटा लिख डालो और x को भी इन द फॉर्म ऑफ थीटा लिख डालो। ओके, कर देते हैं हम लोग, क्यों ही डरना, आसान चीजों को लेके हम डरते नहीं साहब, ठीक है। तो ये हो जाता है इंटीग्रल क्या है यार, x क्या है, x को कैसे लिखा हम लोगों ने लिखा है क्या, हाँ, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आर कॉस थीटा है जो, वो लिख डालो, ये हो गया इंटीग्रल आर कॉस थीटा, और dm क्या है मेरे भाई, ये है, इसको भी लिख डालो। अब ये -3m/2 तो यार ये तो कॉमन है, इसको बाहर ही निकाल दो यार आप, ये -3m/2 को बाहर निकाल डालो। साइन क्यूब थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल dm, अपॉन इंटीग्रल dm, ये तो m ही हो गया यार। पूरे मतलब जो अलग अलग मास एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम टोटल मास आ जाएगा, और इसको हम m से काट डालेंगे ऊपर वाले। आसान हो चुका है, राइट। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ चुका है और इंटीग्रेशन को माइनस के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो x का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता इस केस में। तो आपने ये गलत क्यों करा भैया, समझाता हूं मैं, रुको जरा सब्र करो। देखो यहां पे आप, ठीक है, हम जब x लेते हैं, हम x जब ले रहे हैं तो थीटा को कैसे दर्शा रहे हैं हम लोग, समझिए मेरी बात को, ठीक है। ये है थीटा, आपको दिख रहा है ना, अगर ये x है तो ये थीटा है, या फिर इसी डायग्राम में अगर दिखाना है तो मैं ये भी दिखा देता हूं, ये दिस राइट हियर इज थीटा। समझ आया आपको, मतलब एक एक्सट्रीमिटीज जो है ना, मतलब ये बेसिकली जो सिलेंड्रिकल जो डिस्क बन रही है ना, ये वाला मास एलिमेंट वाली, ये जो डिस्क बन रही है, तो इसके हम एक्सट्रीम्स से जो इस तरह से हम दिखा रहे हैं, ये एंगल जो है, ये एंगल जो बन रहा है विद द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम उसको थीटा बोल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसका मतलब आप समझिए, जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम क्या हो सकता है r, जब x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू r, तो ये थीटा एंगल कैसे चेंज हो रहा है मेरे भाई, थीटा इज गोइंग फ्रॉम 90 डिग्री टू 0, और अगर रेडियन में एक्सप्रेस करना है तो थीटा इज गोइंग फ्रॉम π/2 टू 0। सो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे हम x को वैरी कर रहे थे फ्रॉम 0 टू r, बट अगर x इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू r, तो आपको थीटा कहां से कहां वैरी करना पड़ेगा, यस, π/2 से 0। गॉट माय पॉइंट। तो इस वजह से इसके लिमिट्स हो जाएंगे π/2 से 0। रिमेंबर 0 से π/2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x कैसे वैरी हो रहा है, x गोइंग फ्रॉम 0 टू r, तो उस वजह से थीटा इज गोइंग फ्रॉम π/2 टू 0। फिर से देख लीजिए, इस डायग्राम को देख लीजिए, जब x था 0 तो हमारा ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2। जब हम x बढ़ाते जा रहे हैं तो हम इसको ऊपर ऊपर लेते जा रहे हैं, जिस वजह से ये थीटा कम होते जा रहा है, π/2 से कम होते 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 0 तक जाएगा ये। उस वजह से ये π/2 से 0 इसकी लिमिट्स आ जाती है। गॉट इट, परफेक्ट। इसको सॉल्व करना है यार, अब यहां से फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू। तो ये है -3/2, और बाहर r को भी बाहर निकाल दो, ठीक है, परफेक्ट। इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एंड लिमिट्स क्या है, π/2 से 0। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे यार ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, लेकिन इतना गंदा नहीं है ये, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं बोल दे रहा हूं कि लेट y इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक नया वेरिएबल ला दिया हम लोगों ने यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सॉरी, y इज इक्वल टू साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा। ओके, परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा।
सो अब cos थीटा डी थीटा को dy लिख दो और sin क्यूब थीटा को क्या लिख दो, y क्यूब। सो इसका मतलब ये हो गया x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा -3r/2, ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर ही लिख दो। sin क्यूब थीटा को मैं लिख रहा हूं y क्यूब, cos थीटा डी थीटा को लिख रहा हूं मैं dy, और लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी बताइए आप। इस केस में जब थीटा था वेरिएबल तब π/2 से 0 जा रहा था, अब वेरिएबल क्या है y विच इज इक्वल टू sin थीटा, तो लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी, sin π/2 दैट इज 1 टू sin 0 दैट इज 0। समझ आया आपको? अब आपको समझ आ रहा होगा भैया अब आपने सही लाया है, अब आप हम देख पा रहे हैं सामने अपने आंखों के देख पा रहे, बढ़िया, परफेक्ट। ओके, तो यहां से -3r/2 और ये क्या हो जाएगा, y⁴/4 लिमिट्स 1 से 0, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देना, अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये -1/4 टाइम्स ऑफ -3r/2, तो क्या हो जाएगा यार, ये 3r/8। आंसर क्या है हमारा यार, मतलब क्या है हमारा, ये देखिए 3r/8, परफेक्ट। इससे आसान क्या हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब मुश्किल कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको बस समझना सीखना है कि जब हम किसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm ये लगाना है और x क्या लेना है वो आपको पता होना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे इस केस में हमने इसको x माना था, परफेक्टली सॉर्ट हो गया, जब कोण था तब अलग x था, राइट? समझ आ रहा ना आपको, फिर से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, होप, राइट? ठीक है, चलो परफेक्ट। अब इसमें ना कुछ आपको चीजें याद रख लेनी है यार, एक काम करता हूं मैं, आई विल जस्ट गेट अनदर स्लाइड। हाँ चलो, मैं इसमें अब समराइज करके मैं लिख देता हूं, ठीक है? जब हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ रिंग होता है तो हम क्या बोलते हैं यार, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट फ्रैक्शन क्या होता है, r sin α/2 अपॉन α/2, राइट? एंड जब वो सेमी सर्कल हो जाता है तो क्या करते हैं हम, इसको डाल देते हैं पाई, अल्फा को डालते हैं पाई, तो r sin π/2 अपॉन π/2, तो 2r अपॉन पाई हो जाता है। हो गया याद, ये मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है? अब फ्रैक्शन ऑफ डिस्क, इसमें क्या होता है, 2r/3 sin α/2 अपॉन α/2 ना, 2r/3 sin α/2 अपॉन α/2 से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बस यार, वरना ऐसा ना लगे कि भैया आपको ये फॉर्मूले याद नहीं तो आप हमको क्या पढ़ा रहे हो। अरे भैया ये फॉर्मूले याद करने, मतलब ऐसे आपको याद करने चाहिए, मुझे बस डिराइव करना है, मुझे बस आपको सिखाना है कि यहाँ तक कैसे आते हैं। मुझे एग्जाम थोड़ी देना ना यार समझ रहे हो ना आप, मैंने डिराइव कर दिया आपके सामने, so that is good enough for me। देखिए 2r/3 sin α/2 upon α/2, परफेक्ट। अरे यार, हाँ, अरे ठीक है, ये दो याद रह जाएंगी, रखनी है, नहीं हो गई तो भी रखनी है हमें, ठीक है? ये है KKB 1, काम की बात 1, ये है काम की बात 2। फ्रैक्शन ऑफ रिंग के लिए r sin α/2 अपॉन α/2, फ्रैक्शन ऑफ डिस्क के लिए 2r/3 sin α/2 अपॉन α/2, राइट? अब हॉलो कोन, हॉलो कोन के लिए क्या था, h/3, डिस्टेंस फ्रॉम बेस, ठीक है? कलर थोड़े से नए ले लूं क्या मैं, चलो दूसरा एक कलर लेता हूं। अब सॉलिड कोन, इसका होता है h/4 फ्रॉम बेस, राइट? और क्या होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर या हॉलो, जो कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हॉलो हेमिस्फीयर लिख देते पहले। हॉलो हेमिस्फीयर, उसके लिए क्या बोला था हम लोगों ने, फ्रॉम द बेस कितना हो जाएगा, या फिर फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा डिस्टेंस, r/2, ठीक है? अब इसमें फ्रॉम बेस लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम बेस यूजुअली इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है? इसमें मैंने स्पेसिफाई इस वजह से क्यों, क्योंकि हम एपेक्स से भी निकाल सकते हैं, और एपेक्स से ही निकालते हैं, और उसमें से h, मतलब h में से उसको माइनस करके हम फ्रॉम बेस निकालते हैं, उस वजह से यहाँ पे बेस, फ्रॉम बेस स्पेसिफाई करना जरूरी हो गया मेरे लिए, ओके?
परफेक्ट। अब सॉलिड हेमिस्फीयर, इसके लिए क्या हमने डिराइव किया, 3r/8। ठीक है। अब यार कुछ बच्चों को ना क्या कंफ्यूजन होता है कि भैया ये दो तो याद हो जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ रिंग, फ्रैक्शन ऑफ डिस्क, इसमें याद हो जाएंगे। इवन वैसे कोन के लिए h/3 और h/4 ये याद हो जाएगा, एंड हेमिस्फीयर के लिए r/2 और 3r/8 ये याद हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है भैया हम काफी बार इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब हम हॉलो कोन को h/4 बोल देते हैं और सॉलिड कोन का h/3 बोलते हैं। एंड सिमिलरली हॉलो हेमिस्फीयर के लिए 3r/8 कहते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए r/2 कहते हैं। तो भैया ऐसे केसेस में कंफ्यूजन अवॉइड कैसे करें, बताता हूं, बहुत आसान सा फंडा है। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, सेंटर ऑफ मास जब हम कहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं हम लोग, मतलब मास किस तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हम ये कहने की कोशिश करते हैं, राइट। अब जैसे हमने मेंस वाले वीडियो में भी देखा था, उसमें अगर मान के चलिए मास ये है बड़ा, ये है छोटा, तो सेंटर ऑफ मास कहां ज्यादा, मतलब किसकी तरफ उसका मतलब झुका होगा, इट विल बी नियरर टू हिज बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा। गेटिंग माय पॉइंट, जितनी बल्कि बॉडी होगी कंपेयर टू अदर वन, सेंटर ऑफ मास उस बल्कि बॉडी से ज्यादा पास होगा, करेक्ट। सो अब इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब ये हो जाता है ना कि अगर मान के चलिए मैं एक हॉलो कोन लेता हूं, हॉलो कोन में मास जो है वैसे देखा जाए तो रिलेटिवली बेस की तरफ कम कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अगर मैं इसको भर दूं, पूरा भर दूं, तो ज्यादा मास नीचे की तरफ आ चुका है। अब नीचे की तरफ क्यों आया भैया, अरे आप देखिए ना, ये देखिए इसका रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा है यहाँ पे नीचे की तरफ, सो इसका मतलब कि मास भी यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा होगा कंपेयर टू द रीजन अबव और रीजन्स नियर द एपेक्स। सो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है इन केस ऑफ सॉलिड कोन बेस की तरफ ज्यादा झुक जाएगा। इसका मतलब है कि वैल्यू जो होगा ना सेंटर ऑफ मास का फॉर सॉलिड कोन, इट विल बी लेस कंपेयर टू हॉलो कोन when we consider it from the base। so उस वजह से देखिए आप सॉलिड कोन में h/4 which is less compared to hollow cone which is h/3। so समझ आ गया आपको। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है h/3 h/4 हॉलो या सॉलिड या हॉलो किसके लिए है, तो उसमें बस इतना याद करना है, ए भाई सॉलिड कोन जो है उसमें नीचे की तरफ ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस वजह से मुझे कम वैल्यू जो है h/4 और h/3 में से वो चूज करनी है। h/4 कम है तो उस वजह से सॉलिड के लिए h/4 बोल दे रहा हूं मैं, राइट। अब ये तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना h/4 कम क्यों है h/3 के कंपैरिजन में। h/4 0.25h, h/3 0.33h, तो 0.25h इज लेस देन 0.33h ना यार, ओके। अब फ्रैक्शंस पढ़ाते नहीं बैठ सकता मैं, चौथी या पांचवी क्लास का कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता कि 1/4 क्यों छोटा है 1/3 के कंपैरिजन में। प्लीज इतना तो यार पढ़ के आइए आप चौथी क्लास का कंसेप्ट है वो, ठीक है। सिमिलरली हॉलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर का भी वही फंडा है यार। अगर ये ऐसे हेमिस्फीयर है, हॉलो होगा, ठीक है, हॉलो होगा तो इस तरह से है, लेकिन जब हम इसके अंदर भर देते हैं चीजें तो क्या हो रहा है, देखिए ए भाई बहुत ज्यादा मास बेस की तरफ, मतलब इस पार्ट की तरफ सेंटर से ज्यादा पास आ चुका है। ऊपर जैसे हम जाते हैं मास है ऊपर भी लेकिन कम है रिलेटिवली, सो उस वजह से सॉलिड हेमिस्फीयर में सेंटर ऑफ मास जो है इट इज क्लोजर टू द सेंटर कंपेयर टू हॉलो हेमिस्फीयर। सो उस वजह से हम कहेंगे कि सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में वैल्यू कम होनी चाहिए कंपेयर टू हॉलो हेमिस्फीयर। तो अगर हमें r/2 और 3r/8 किसको क्या असाइन करना है, तो आप बताइए 3r/8 ज्यादा छोटा है या r/2? 3r/8 इज ऑब्वियसली स्मॉलर ना, 3r/8 इज ऑब्वियसली स्मॉलर ना। 3r/8 और r/2, r/2 को अगर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पा रहे तो r/2 को 4r/8 की तरह लिख दीजिए, तो अब 3r/8 इज स्मॉलर देन 4r/8 ये कह सकते हो आप लोग। सो अगर स्मॉल है वैल्यू तो हम बोल देंगे अरे वाह सॉलिड हेमिस्फीयर। 3r/8 इज स्मॉलर देन r/2, तो इस वजह से सॉलिड के लिए 3r/8 और हॉलो के लिए r/2 हो जाएगा। सो ये देखिए ये चीज कब होती है, आपको ये वाला लॉजिक कब लगाना है, जब आपको हॉलो एंड सॉलिड के बीच के जो वैल्यूज है उनमें कंफ्यूजन हो रहा है। अब ऐसे मत कंफ्यूज कर देना भाई सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड कोन के बीच में, ये वाले कंफ्यूजन के लिए नहीं है। ये सिमिलर शेप्स बट हॉलो वर्सेस सॉलिड, उन कंफ्यूजन के लिए ये नुस्खा लग जाता है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर यार। हाँ, सो दैट सेड, आपको यार ये जो पार्ट था, ये जो वीडियो था, आपको बताता है कि हमें जिंदगी में जो सिमिट्रीज आती है, जिंदगी में जो पैटर्न रिकॉग्निशन आता है, वो कितना काम आ जाता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स यार, आपको कोई भी चीज होगी उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखना चाहिए, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, वेदर इट इज एनीथिंग, लॉ पे भी हो सकता है।
कि पैटर्न वो होता है ना कि यार अगर मान के चलो कि इस बंदे ने 2 या 3 बार खून करा है तो कैसे पहले खून उसने कैसे किया, उससे हम डिड्यूस करने की कोशिश कर सकते कि वो चौथा खून कैसे करेगा या करेगी। सो इट्स जस्ट यार मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर हम सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करना सीख गए ना तो दुनिया के बहुत सारे ब्यूटीफुल चीजें ना अनफोल्ड होने लग जाती है हमारे आंखों के सामने। द बेस्ट इक्वेशंस आर द मोस्ट easiest and the most symmetrical ones. Okay, चलो that said, I thank you all for being extremely sincere and extremely disciplined and I hope to see you soon. And अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो भी आपको मैं स्कैन करा देता हूँ यार। एंड उसके साथ एक और एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि कुछ लोग ना ऐसे मेरे से टिप्स मांगते हैं कि भैया ये पढ़ाई कैसे करी, वो पढ़ाई कैसे करी, ये आपने क्यों नहीं करा, वो आपने क्यों नहीं करा, और वो क्यों आप कहते हो। तो अगर आपको ना ऐसे कुछ स्टडी टिप्स वगैरह की जो बातें हैं ना, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई होप यू गाइस नो कि टीचिंग इज नॉट व्हाट आई डू फुल टाइम। तो मैं सोच रहा था कि एक बार आपके ना बहुत सारे लोगों के अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं एक ऐसे वीडियो अलग सा बना दूं एंड इट विल नॉट जस्ट बी लाइक अ भाषणबाजी वाला वीडियो, मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो और बोर हो जा रहे हो। मैं थोड़ा सा ऐसे सोच रहा हूँ कि गेमिंग के साथ इंटीग्रेट कर दूं, मतलब गेमिंग वाला वीडियो नीचे चलेगा जिसमें मैं गेमिंग कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम आपके साथ बातें भी कर रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको टिप्स, काइंड ऑफ लाइक गेमिंग पे चर्चा। जैसे इंस्टा पे काफी रील्स होती है राइट, जिसमें बंदा ऊपर बोल रहा होता है और नीचे गेमिंग चल रहा था, उस टाइप से कुछ थोड़ा एंगेजमेंट भी रहेगा एंड एट द सेम टाइम आपको भी थोड़ा सा लगेगा यार चलो भैया की बातें बकवास लग रही है लेकिन कम से कम गेम तो देख लूँ मैं। मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा उस बारे। पहले स्कैन कर लो उसके बाद बातें कर लेते हैं हम लोग। ओके ठीक है, स्कैन कर लिया, नहीं करा तो पॉज करके स्कैन कर लीजिए। ओके तो यार आप में से जो लोग इस वीडियो के एंड तक रह चुके हो तो यार बताना यार आपको वो आइडिया कैसे लगता है, या फिर आपको और भी कोई आपके मन में कोई आइडिया हो तो फील फ्री टू शेयर यार, क्योंकि आप जब मेरे साथ शेयर करोगे तो तभी मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आपके लिए ले आ पाऊंगा राइट। चलो यार बढ़िया। सो दैट्स इट, हैप्पी लर्निंग एंड आई होप टू सी यू सून।